होमवर्क किस किस का बाकी है वो खड़े रहेंगे, और जिनकी नोटबुक नहीं है वो भी खड़े रहेंगे। दीपशिखा, तुम्हारे पास मॉक्स की नोटबुक है और इसके सारे क्वेश्चन कर रखे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। इसके क्वेश्चन हो रखे हैं सारे। अरे खड़े रहो। अरे तुम तो 11th में हो ना, ये तो 12th में था। हाँ भाई, तुम्हारा काम क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा काम क्यों नहीं हुआ? अरे तुम खड़े रहो। 1 2 3 4 5 6 इनका काम बाकी है। तुम्हारे रीजन क्या है काम बाकी का? अरे सुनने दो। शांति। आधा बाकी है, नाम लिखना उसका आधा बाकी है। तुम्हारा तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी तुमने, तो फिर क्या क्या 5 दिन? अरे तो 5 दिन तो मेरी क्लास ही नहीं थी, मेरी रिकॉर्डिंग आई नहीं थी, कोई सी भी नहीं आ रही। इनका नाम लिख के इसमें रीजन लिखना है कि इनको रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली, जो जो ये बोल रहे हैं। और तुम्हारा भाई? अरे तुम क्लास आए थे क्या? तुम्हारा क्यों? क्लास ही नहीं आए तुम भी? किस खुशी में? इनके कोई लॉजिक नहीं चलेंगे, ये क्लास नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, इनका नाम लिख के दो मेरे को। ये जब तुम्हें 5 दिन दे दिए उसके बाद तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो, और जिन्होंने किया उनकी कॉपी चेक होगी अभी। तुम्हारी क्लास कितने बजे ऑफ होती है? 4:30। 5:30 से पहले अगर तूने फोटो खींच के नहीं भेजी सारे क्वेश्चन की, तो तेरा नाम भी जाएगा। 5:30 तक याद रख के भेजेगा, लेट नहीं होना चाहिए। मुझे 5:30 भेजना है, टाइम आता है उसमें। आरंभ। आरंभ 2। तुम्हारे को सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे, यानी मैंने कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें करवा दिए थे क्लास के अंदर ही। इनका नाम लिखना एक बार, उसके बाद बिठाना। अरे भाई नाम लिखना तो लिख दिया सबका। 5:30 तक मेरे पास फोटो जिसकी आ जाएगी, नाम मेरे पास ही रहेंगे इस बार। और कल अगर किसी की कमी रही, ये लास्ट बार है तुम्हारा, आगे से कभी नहीं चलेगा। 15 दिन से मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में देखा है। नाम क्या तुम्हारा? इस देवव्रत का नाम काट देना, पर तुम मुझे काम करके दिखाओगे मंडे, मंडे तक। 5:30 तक अगर किसी की फोटो नहीं आई सारी क्वेश्चन की, तुम्हें मैंने, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक मास्टर क्वेश्चन है, इसमें टोटल 27 ट्रांजेक्शन है। ये अगर आप कर लोगे, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ भी नहीं बचेगा। ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। तुम्हारे जो टोटल 29 क्वेश्चन थे, इसमें 29 में से क्वेश्चन नंबर 18 17 16 ये 3 मैंने क्लास में करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया था। और भी ऑलमोस्ट हो रखे, कुछ ज्यादा बचता नहीं है इसमें से ना। ये सीट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। एक ही होमवर्क तुम्हारे लिए रहेगा, 27 क्वेश्चन सब जने करके लाओगे। 27 पॉइंट, यस। नोट्स? पीडीएफ आई नहीं तुम्हारे पास? पीडीएफ मेरे से निकल चुकी है, मैं तुम्हारे उस ग्रुप में भेज दूंगा आज, मुझे रिमाइंड करा देना। ये नाम तुम, चलो मैं ही रख लेता हूँ। ये पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं आज। 27 ट्रांजेक्शन है, सब जने ट्राई करना।
27 में से अगर आपके 15 प्लस ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आपको प्रैक्टिस की कमी है। 27 में से अगर 23 24 हो जाते हैं, यानी इस चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, और ऑलमोस्ट 27 हो जाते, तो फिर आप बस समझ जाओ अब, ठीक है। तो अपने 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं अभी तक। कौन कौन से? अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक ऑफ बेसिक्स, और एक हो गया अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अपन क्या करें, रिवीजन करना चाहते हो या फिर नया चैप्टर करें? कौन कौन नए चैप्टर वाले हैं? कौन कौन चाहता है कि नया चैप्टर स्टार्ट करे? एक दो, एक दो तीन। एक जना एक ही हाथ खड़ा करेगा ना। तेरे क्या ढीला है क्या स्क्रू? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्या पीछे का पूछूं? रिवीजन के लिए कौन कौन चाहता है कि रिवीजन हो? बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग देखना, कहीं डाउट आए तो पर्सनली आके पूछ लेना, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सब जने? अरे भाई तुम चुप रहोगे तो मेरी आवाज आएगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर क्लास 11th में भी है, सीए फाउंडेशन के अंदर भी है, ठीक है। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, फिर इस चैप्टर में आएंगे कि चैप्टर क्या बताता है। पासबुक, बैंक अकाउंट किस किस का है अपने यहाँ पे? बैंक में अकाउंट किस किस का है? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ऐसा कौन है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? और ऐसा कौन है जिसका आज तक बैंक से काम ही नहीं पड़ा है? पासबुक के बारे में किस किस को पता है? पासबुक और केस बुक के बारे में किसको पता है? केस बुक तुम्हारा चैप्टर हो गया एक, केस बुक वाला, पेटी केस बुक, पता है? अच्छा, पासबुक के बारे में कोई बताना चाहेगा? पासबुक क्या होती है? पासबुक एक जना बताएगा हाथ खड़ा करके। पासबुक क्या होती है? तो बाल सही कर ले। कोई भी नहीं बताना चाहेगा पासबुक के बारे में? यस। तनिष्क, बाहर फेंक दूंगा मैं तुझे। हाँ। कौन? हाँ, लड़कियों में कोई? पासबुक क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, केस बुक के बारे में कोई बताना चाहेगा? देखो, एक होती है अपने पास यहाँ पे केस बुक, एक रहेगी पासबुक। जैसे आपने अच्छा वो सीएफएस का था, केस फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेट, अच्छा अपना तो 12th, हाँ 11th में ही। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके पास आंसर भी गिवन रहेगा। इसमें आपका आंसर भी गिवन रहेगा, बस आपको घूम फिर के आंसर तक पहुंचना है। एक सब्सिडी जैसा कुछ, जैसा आपको बुलबुलिया दे रखा रहेगा, उन गलियों से घूमना है और
मंजिल तक पहुंचना है, और मंजिल आपको बता रखी रहेगी कि ये आपका बैलेंस है, यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है। एक होती है अपने पास केस बुक, एक होती है पासबुक। दोनों में क्या फर्क है वो समझो। केस बुक जो बनाई जाती है वो कौन बनाता है? बिजनेस। यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी, अगर जो भी उसके बैंक और केस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनकी एक बुक मेंटेन करता है, उसको अपन कहेंगे केस बुक। मैंने किसी पर्सन को चेक दिया, चेक इश्यू किया, चेक इश्यू कर दिया, मैं मेरी केस बुक में एंट्री करूंगा कि मेरा बैंक से इतना बैलेंस कम हो गया। यानी मेरा कोई ऐसा ट्रांजैक्शन, मेरा यानी बिजनेस का, मैं बिजनेस हूं, मेरा कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, या तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? केस बुक में। यानी केस बुक मेरे को बताएगी कि मेरा बैंक में बैलेंस कितना है। केस बुक मुझे क्या बताएगी? अगर मुझे किसी दिन मेरा बैंक बैलेंस पता करना है, तो मैं मेरी केस बुक ओपन करूंगा और देख लूंगा कि मेरे बैंक में बैलेंस कितना है। अब एक चीज बताओ, यूपीआई, ऑलमोस्ट लोग यूपीआई ट्राई करते होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो ये इलॉजिकल बातें कर कैसे लेता है? अभी देखो, ये मेरी हिस्ट्री है फोन पे की। तनिष्क, अब अगर तू बोला मैं सच में बाहर निकाल दूंगा। बच्चे 50+ बैठे हैं यहाँ पे, पर तेरे एक अलग प्रजाति का कीड़ा है। ये मेरे पास मेरा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है पूरा। ठीक है, अब मैं किसी एक ट्रांजैक्शन पे रुका, और मैंने ये किसी को यहाँ पे 6000 मेरा पेमेंट रिसीव हो रखा है। ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे 6000 का ट्रांजैक्शन क्या है। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को देखूंगा, मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि 6000 रुपये कहाँ से आए। यहाँ से ये पता चल गया कि ट्रांजैक्शन मेरा 4:07 पे हो रखा है, 29 मार्च को, 2025 को। यानी मैंने अगर मेरा बैंक स्टेटमेंट या मेरा ट्रांजेक्शन देखा, तो मुझे पता चल गया कि मुझे 6000 रुपीज रिसीव्ड हो रखे हैं, और 4:07 पे हो रखा है, 29 मार्च को हो रखा है। जिसको दिख रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं दिख रहा और भी अच्छी बात है। ठीक है। अब मेरे को पता करना है कि मैंने 29 को ट्रांजेक्शन किसके साथ किया, या फिर मुझे ये पैसा कहाँ से मिला। बैंक वाला इतना तो फ्री है नहीं, कितने सारे लोगों का जब उसके पास अकाउंट है, तो इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल रखे, ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन किस रिगार्डिंग हुआ। मान लो कि हित ने मेरे को 6,000 रुपए 2 बार भेज दिए, 6,000 2 बार ट्रांसफर किए। एक बार इसने ट्रांसफर किए, एक बार इसने ट्रांसफर किए जो ये मेरे से पहले उधार लेके गया था, और एक बार इसने मेरे को ट्रांसफर करी अपनी फीस। ये मेरे से कोई कंसल्टेंसी सर्विस ली इसने, सीए से रिलेटेड, इसने मेरे को कंसल्टेंसी फीस पे करी। अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो दो ट्रांजेक्शन दिखा देगा, 6,000 रिसीव्ड फ्रॉम हीथ, लेकिन मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? देन मैं जाके अपनी केस बुक देखूंगा। केस बुक में मेरे पास पूरा डिटेल्ड में लिखा रहेगा कि रुपए मुझे हीथ से मिले। फिर मैं इसकी जनरल एंट्री देखूंगा, तो वहां मुझे जनरल में पता चलेगा कि 6,000 तो मेरा पुराना हिसाब था, और 6,000 मेरी कंसल्टेंसी फीस थी। चीजें समझ में आई क्या बताना चाह रहा हूं मैं? केस बुक आपको क्या बताता है? आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रखा है और उसके अंदर बैंक इन्वॉल्व है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रखा है जिसमें बैंक इन्वॉल्व है, वो सारे ट्रांजेक्शन केस बुक में आएंगे। आपने केस बुक अलग अलग तरीके की पढ़ी होगी, पेटी केस बुक, सिंगल कॉलम केस बुक, डबल कॉलम केस बुक, बैंक कॉलम वाली। अपने यहाँ पे सिर्फ बैंक कॉलम काम कर रहेगा। अगर आपने केस बुक नहीं भी पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, बैंक कॉलम अपने काम का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो अपना बैंक बैलेंस होता है वो अपनी क्या एसेट होता है या लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, पांचों ग्रुप में से किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? मॉडर्न अप्रोच होती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर, उसमें 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट होते हैं, पता है या नहीं है? मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट रहते हैं: एसेट, लाइबिलिटी,
इनकम, कैपिटल, एक्सपेंडिचर। किस किस को नहीं पता ये? मॉडर्न अप्रोच पढ़ी नहीं? अच्छा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सिर्फ ये बताना पड़ेगा पहले फिर तुम्हें। देखो, एक आपके पास, जब भी आप अकाउंटेंसी अकाउंटिंग करोगे तो वहां पे कोई से भी अकाउंट को डेबिट करना है, कोई से भी अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये आप करते हो कि नहीं, रूल्स के बेसिस पे, जिनको अपन क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। याद आ रहा है? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट पढ़ाया था मैंने। अकाउंटेंसी मतलब रूल्स, जिसके बेसिस पे रेगुलेशन ही रूल्स, जिसके बेसिस पे अपन अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है? तो रूल्स की जो अपन बात कर रहे थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके अंदर टोटल दो अप्रोचेज काम करती है। एक आती है आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपने क्या पढ़ा? कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं आपके पास? टाइप्स ऑफ अकाउंट, 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट होते हैं जो मॉडर्न अप्रोच में होते हैं। 3 तरीके के आपके पास अकाउंट होते हैं, कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी किसी ने सेविंग बोला था, कौन था? वो बैंक अकाउंट होता है, सेविंग और करंट। ठीक है? तो अपने पास जो अपन अकाउंटिंग करते हैं, जो भी जनरल एंट्री पास करते हैं, उसके लिए जो रूल्स काम आते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो उसके लिए जो रूल्स काम आते हैं उनमें दो अप्रोचेज रहेगी, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच आपको क्या कहती है कि आपके पास जो भी अकाउंट है वो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट रहेंगे आपके पास। एक हो गया आपके पास पर्सनल, एक हो गया आपके पास रियल, एक हो गया आपके पास नॉमिनल। कोई इन अकाउंट के बारे में बताना चाहेगा, क्या कहते हैं ये अकाउंट? पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है? सबने पढ़ा है ना? अकाउंटिंग भी करी है, लेजर भी करी है, तो कोई बताओ, फेंक ही लो। मैंने रूल्स नहीं पूछा, अकाउंट होता है क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, किससे रिलेटेड होता है, कुछ एग्जाम्पल। एक एक जना, हाँ। अच्छा, और? ठीक है, और कोई? हम्म, कुछ तो आता होगा, सुना होगा कुछ तो इसके बारे में। सारे इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जितने भी बिजनेस में इनकम है, जितनी भी इनकम है, जितने भी बिजनेस में एक्सपेंडिचर है, सबसे रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट रहेंगे। ठीक है? अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। कौन सा ऐसा खर्चा जो बैलेंस शीट में आता है? रिलेटेड टू एसेट बोल सकते हैं। ठीक है? तो रियल अकाउंट आपका ऐसा अकाउंट हो गया जो रिलेटेड टू एसेट हो गया। केस भी आपकी एसेट हो गई। और ये आता है, नाम से क्लियर हो रहा, पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड।
कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया ना, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस में। क्रेडिटर अकाउंट पर्सन, पर्सन जरूरी नहीं है कि नेचुरल पर्सन हो जैसे अपन है, आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएगा, जुरिडिक्शल पर्सन भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कंपनी हो गई, बिजनेस हो गया, ये सारे भी पर्सन है इन आइस ऑफ लॉ। एओपी, बीओआई, एनजीओ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारे भी पर्सन आ गए, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, रिलेटेड टू पर्सन्स। मैं आपको यहाँ पे पर्सन्स की डेफिनेशन लिख दूंगा कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरी शामिल है, इसकी थोड़ी बड़ी सी लिस्ट है, तो एक बार मैं लिख दूंगा वो पूरी, मुझे भी एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है, बट मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरी बता दी। जैसे आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है, इसके अंदर आप कंपनी ले सकते हो, बिजनेस ले सकते हो, ठीक है। और अपन नेचुरल पर्सन हो गए जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हो गया आपके पर्सनल अकाउंट। अब इन अकाउंट के कुछ ना कुछ रूल्स रहते हैं, उन रूल्स के बेसिस पे अपन अकाउंटिंग करते हैं, तो उन रूल्स के बारे में अपन बात करते हैं। कोई बताना चाहेगा इनके रूल्स के बारे में? यस, रूल्स। यार कुछ तो बताओ, कुछ तो पढ़ा होगा ना तुमने, गलत होगा इससे ज्यादा क्या होगा। जब तक बोलोगे नहीं, ऑनलाइन भी बता सकते हो कोई, जब तक बोलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। दिक्कत आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही है तो फिर आगे चलते हैं। नहीं आ रही, छोड़ दो ये पॉइंट। देखो जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो कहता है कि ऑल इनकम्स आर, और ऑल एक्सपेंसेस, ये पढ़ा है किसी ने? फिर बताया क्यों नहीं? रियल अकाउंट, सही बता रहे हो। क्या था ये? जो चीजें बिजनेस में आ रही है उसको आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। इनको आप क्रेडिट कर दो। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द, क्या वो सही बता रहा है? तेरे हिसाब से तो बिजनेस यहां से यूं जाएगा नीचे। रिसीवर को कर दो डेबिट, गिवर को कर दो क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे आपको जो भी अकाउंट दिख रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके अंदर आपके पास तीन तरीके के अकाउंट रहेंगे। कौन कौन से? प्रवचन चल रहे हैं यहाँ पे? थाली वाली मंगाऊं सबके लिए? तो बोल लो, या तो वैसे भी नहीं है, अभी बोल के थोड़ा याद कर लो। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? बहुत बढ़िया। नॉमिनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। लेकिन अपन इस तरीके से अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि
ये तरीका पर्सनली करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप करते हुए भी आ रहे हो भी जाएगा। जो मॉडर्न अप्रोच है उसका नाम ही मॉडर्न है, यानी वो कुछ ट्रेडिशनल के बाद में आई है, और वो कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है, वहां पे आपको करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है। हित क्या, किस में लगा हुआ है तू? अब देखो मॉडर्न अप्रोच आपको क्या कहती है। सब जन है। ट्रेडिशनल करीब 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट होते हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में? कौन कौन से? कोई एक जना हाथ खड़ा करके बताना चाहेगा? अरे 4 बता दो, 3 बता दो। मैंने बोला कोई एक जना हाथ खड़ा करके बताना चाहेगा। यस। कैपिटल। ठीक है। तो अपने पास 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट रहते हैं। एक रहता है अपने पास इनकम, एक रहता है एक्सपेंडिचर, एक रहेगा एसेट, एक रहेगा लाइबिलिटी, और एक रहेगा कैपिटल। इनकम को आप प्रॉफिट के नाम से भी कहीं कहीं पे बुला सकते हो। हाँ मतलब कहीं दौड़ रहा हो तो आसपास। तो 5 तरीके के आपके ग्रुप ऑफ अकाउंट हो गए। इन पांचों का कुछ बैलेंस रहेगा जो प्री डिटरमाइंड रहेगा, फिक्स रहता है कि इनका बैलेंस हमेशा यही रहेगा। ठीक है। एसेट का बैलेंस रहेगा डेबिट, लाइबिलिटी का रहेगा क्रेडिट, एक्सपेंडिचर और लॉसेज का रहेगा डेबिट, इनकम का रहेगा क्रेडिट, और कैपिटल का भी रहेगा क्रेडिट। सबसे बड़ा टास्क इनके बैलेंस याद रखना। सिर्फ इन पांचों ग्रुप को याद रख लो, इनके बैलेंस याद रख लो, आपको अकाउंटिंग में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। कैसी भी जनरल एंट्री हो सारी एंट्री बना लोगे आप, कैसी भी एंट्री। मैं सीए बन गया 11 से लेके आज तक, सिर्फ इन्हीं 5 ग्रुप पे खेलता आया हूँ, मेरा आज तक कोई कुछ गलत गया ही नहीं। ठीक है। तो आपको भी इन्हीं के साथ खेलना है, पांचों ग्रुप के साथ, और पांचों के जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। अब बात आती है अपन इनको याद कैसे रखें। जो 5 ग्रुप है इनको अपन याद कैसे रखें, तो इसकी ना एक ट्रिक लिख लो यहाँ पे, मेमोरी टेक्निक। एलआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलआईसी की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या है ये? वाओ। एलआईसी क्या? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या ये एलआईसी? क्या जानते हो इसके बारे में, एलआईसी के बारे में? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। भारत सरकार का एक उपक्रम है ये। उपक्रम का मतलब भारत सरकार का एक बिजनेस बोल सकते हो। ठीक है। जो अभी कुछ टाइम पहले शेयर मार्केट के अंदर इसके शेयर्स इश्यू हुए थे एलआईसी के। इससे पहले पूरा 100% भारत सरकार के पास था, लेकिन अपने यहाँ पे कोई काम का नहीं है। अपने यहाँ पे एलआईसी से कुछ और ही बनाएंगे। और इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अब आपको मेरे हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ग्रुप आप ध्यान रखोगे। अपन करना तो चाह रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बट अपने चैप्टर हो गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, चैप्टर है आपका पूरा खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ। देखो किसी के पास बुक है 11th की? कोई सी तो होगी। एक चैप्टर है पूरा है इसमें, देखो एक चैप्टर होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना? इंडेक्स सबसे आगे। ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। मजाक मजाक में एक चैप्टर हो गया अपना।
अब देखो इसमें आपको करना कैसे है, अगर इनमें इंक्रीमेंट होता है, काम की बात सुनो, आप अकाउंटिंग एंट्री कैसे करोगे, जो भी ग्रुप है उसका बैलेंस देखा जाएगा, अगर उस चीज में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट वाले आइटम को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट वाले को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल बढ़ी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट, अगर एसेट बढ़ी, क्यों, बैलेंस भी डेबिट है उसका, लाइबिलिटी बढ़ी, क्यों, और लॉसेज और इनकम, तो क्या मैं इसको लिख दूं कि अगर इंक्रीज होता है तो मैं इन सबको क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट, क्या मैंने सही लिखा है, कोई ऐसा है जिसको गलत लग रहा है, बिल्कुल सही लिखा है ये। नेक्स्ट आता है अपने पास, अगर इनमें डिक्रीज हो गया तो इनको रिवर्स कर देंगे, डेबिट वाले को क्रेडिट, क्रेडिट वाले को डेबिट, अगर प्रॉफिट अपना प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो डेबिट कर देंगे, दूसरी जगह पे देखो आपका लॉस बढ़ गया तो अभी देखो डेबिट कर रहे थे, यहाँ देखो, अरे सेकंड वाला लॉस लिखा हुआ है ना, सेकंड में लॉस, अपन ने उल्टा करके देखा, या फिर देख लो प्रॉफिट कम हो गया तो भी डेबिट कर दो, या फिर लॉस बढ़ गया तो भी डेबिट कर दो, क्योंकि प्रॉफिट कम कब होगा, जब लॉस बढ़ेगा या खर्चा बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे अपन कर देंगे क्रेडिट, यहाँ पे आ गया अपना, यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसके बेसिस पे आप कोई सी भी एंट्री उठा लो, कैसी भी, कुछ भी, हर एक सोल्व हो जाएगी, किसी के ट्रांजेक्शन दिमाग में आ रहा है जो सोल्व करवाना चाहे, मतलब चाहते हो कि इसे सोल्व हो, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई एक जना हाथ खड़ा करके, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी जर्नल एंट्री जो आप चाहते हो कि इस मेथड से अपन बना के देखें, अरे कोई भी ट्रांजेक्शन बोल दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पता है हमारे टाइम में क्या होता, जब हम पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कोई नए सर आते थे ना, हम ऐसे सीनियर से या बुक से देखे जाते कि सर को फंसाए कहाँ पे, तो तुम भी ऐसा कुछ करके लाओ, ताकि फंसाने का तो चलो सेकेंडरी पॉइंट हो गया, क्योंकि हमारी कोई फैकल्टी सीए नहीं होती थी, बट एक्चुअल में चीज ये रहेगी कि उससे ना आपकी थोड़ी कैपेबिलिटी बिल्ड होगी कि आप कुछ करके ला रहे हो, आप चीजें समझ में आ रही है आपको, ठीक है, अब ट्रांजेक्शन कोई बताना चाहेगा, चलो ठीक है, इसने ट्रांजेक्शन बोला तो है, बट अपन उसको सही से लिखते उसी से रिलेटेड, ये जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनानी थी ना उतनी बना दी, क्योंकि देखो आपका जनरल एंट्री का रिवीजन हो रखा है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक ट्रांजेक्शन नहीं लेके एक लेवल अप लेके जा रहे हैं अपन, क्योंकि बेसिक आप सबने किया है, आपको रट भी गया होगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसा भी ट्रांजेक्शन अपन यहाँ से कर लेंगे, ट्रांजेक्शन लिखा है कि 20 लाख रुपए का माल खरीदा, पेन डाउन, सबके समझने पे ध्यान दो, 20 लाख रुपए का माल खरीदा है आपने,
उसमें से 10 लाख रुपए का माल डंप हो गया समुद्र के अंदर। सिया, जब माल आ रहा था किसी और कंट्री से आ रहा होगा, समुद्र में माल डूब गया या फिर खो गया माल, कितने का? 10 लाख रुपए का। उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए दे रही है अपने को। यानी टोटल 20 लाख का गुड्स अपन ने परचेज किया, 10 लाख रुपीज का माल अपने को रिसीव हुआ और 10 लाख का डंप हो गया। ठीक है, उसके अगेंस्ट में 5 लाख का अपने को क्या मिल गया? क्लेम मिल गया। इसको आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। सबसे पहले जब आपने गुड्स परचेज किया तो आपसे क्या गया होगा? कितना? केस क्या है आपके लिए पांचों ग्रुप में से? एसेट। एसेट का बैलेंस कौन सा? वहां देख ले ऊपर, इधर इधर इधर। समझ में आ गया? क्योंकि केस आपका एसेट है, एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है, तो इसको अपन क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे टू केस अकाउंट 20 लाख रुपीज। यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या ये सही है? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हो रही है? 20 लाख से। गुड्स इन ट्रांजिट पढ़ा है किसी ने? एंट्री करी है किसी ने? लेकिन ये भी किस्सा कुछ वैसा ही है। हाँ, चलो अपन इस पे याद दिलाना मुझे, इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अपन गुड्स इन ट्रांजिट। पर ये कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स मत करना, ठीक है? अपन ने परचेज किया, तो परचेज किया तो परचेज का मतलब अपना क्या? एसेट या परचेज अपना गुड्स है ना, और गुड्स किस में आता है? एसेट में आता है। तो परचेज जब अपन करेंगे तो अपना गुड्स बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और परचेज अकाउंट अपनी एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन ने एसेट अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया 5 ग्रुप में से, जो अपने पास है उनमें से कौन सा ग्रुप आएगा? उसका एसेट आएगा। तो अपन यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? इसके बाद में बोला इन्होंने 20 लाख रुपए का माल डंप हो गया है समुद्र के अंदर। 10 लाख रुपए का माल, 10 से तो बोला मैंने। अच्छा, 10 लाख रुपए का माल समुद्र में डंप हो गया। तो इसका मतलब अपन की जो एसेट थी वो किस नाम से रिकॉर्ड किया अपन ने, या जो गुड्स था उसको किस नाम से रिकॉर्ड किया? परचेज से। यानी परचेज अपनी एसेट है, और वो एसेट अपनी कम हो गई। वो एसेट अपनी कम हो गई, यानी अपन ने जो गुड्स परचेज किया था, जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे बिजनेस में परचेज नाम से, वो अपनी परचेज कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कुछ माल अपना डूब गया। कहाँ पे? समुद्र के अंदर। तो अपनी यहाँ पे परचेज कम हो गई, तो मैं क्या लिखूं? टू परचेज, परचेज अकाउंट 10 लाख रुपीज। यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्या करूं डेबिट में? लॉस हुआ है। लॉस का बैलेंस कौन सा होता है? 5 ग्रुप में आया ना लॉस, तो डेबिट बैलेंस। तो लॉस बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ गया। तो क्या करूंगा? लॉस को डेबिट कर दूंगा। तो यहां पे कर देंगे लॉस नरेशन में लिख देना कि वो समुद्र में डंप हो गया, क्योंकि अकाउंट लिखना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। यहाँ पे आप लॉस ऑफ गुड्स लिखो, लॉस गुड्स इन सिया लिखो, या बाई डंप लिखो, कुछ भी। अरे सी, अरे वो ठीक है। सुनो इधर, तुम्हारे एक सर है ना, सने सर, सने सने,
अरे जो काम करते हैं यहाँ पे मार्केटिंग टीम में, उनका नाम क्या है? इसको कोई तो बोलता है इसने। मुझे एक वो सर है वहां पे मेरे साथ चलते, वो बोले इसने सर, मैंने बोले ये कौन से सर आ गए? हम बोलते स्ने सर, कोई बोलता है स्कूल, कोई बोलता है स्कूल। तो उसके चक्कर में ना यहाँ राजस्थान और वो थोड़ा सा एसेंट कई सारी जगह पे गड़बड़ आता है। और मेरा एसेंट आपको दिखता भी होगा कि थोड़ा राजस्थान वाला ही जाता है। तो उसके चक्कर में भी और कुछ अपनी हिंदी इंग्लिश बिगड़ी हुई है। हाँ वो सिया, वही वाली। ठीक है। तो अपना 10 लाख रुपए का माल डूब गया, तो इसकी वजह से अपन क्या हो गया, अपने को क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस को अपन करेंगे डेबिट। कितने से कर देंगे? 10 लाख रुपए से। तो ये भी अपना हो गया अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, क्या बोले? हाँ, क्यों तुझे पढ़ना नहीं है? 1.5 घंटे का ही है। 1.5 घंटे का। 1 घंटा 30 मिनट। नहीं, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है। तो फिर एक काम करते हैं, 1 से 1:15 तक ब्रेक दे देते हैं, वापस 15 45 मिनट की क्लास लगा लेते हैं। चलेगा? देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। या तो 1 से लेके 1:15, सॉरी 2 से लेके 2:15 तक ब्रेक रहेगा 15 मिनट का। और फिर 2:15 से 3 बजे तक क्लास रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि कंटिन्यू क्लास रहेगी 2:30 तक, और 3 बजे तक ऑफ। पहले ऑप्शन में 15 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा रहेगी। पहले ऑप्शन के साथ कौन जाना चाहता है? पहले ऑप्शन के साथ? सेकंड ऑप्शन के साथ? तो चलो 1:30 तक कंटिन्यू, सॉरी 2:30 तक कंटिन्यू क्लास चलेगी नॉन स्टॉप। ठीक है, चलो इस ट्रांजेक्शन को करते हैं। अरे तो छोड़ो ना, तुम मेरे को देता ही। हाँ, इसके बाद में आपको क्लेम मिल गया 5 लाख रुपीज का। तो आपका लॉस कम हो गया। ठीक है। और क्लेम मिला होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी आपको? कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस। ठीक है। तो जो रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे? देखो, या तो वो आपको पेबल, उनको या तो वो आपको पे करेंगे या फिर पे कर दे। अगर पे कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बैंक, और नहीं करे तो फिर आपके पास आ जाएगी इंश्योरेंस कंपनी। बैंक भी आपकी एसेट है, इंश्योरेंस कंपनी भी आपकी एसेट है, क्योंकि आपको पैसा मिलना है। मिलना है तो आपकी एसेट है। एसेट है तो डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? इसका बैलेंस ही डेबिट रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? कोई ऐसा है जिसके ऊपर से जा रहा है? जिसको भी ये बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोई और तरीके से सीख लेंगे। और अगर इससे आ रहा है तो अपन चलने देते हैं। इंश्योरेंस वाला एक बार और बताऊं? मतलब किस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है, एंट्री या फिर पूरा इंश्योरेंस ही? अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देती है तब तो आप लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर वो नहीं दे देती और उसने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को डेटर्स बना दोगे। वही सेल ऑफ गुड्स वाला ट्रांजेक्शन है। आपने सेल किया, आपको कैश हाथों हाथ रिसीव्ड हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। और नहीं हुआ तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो या तो कैश लिख दो या फिर डेटर्स लिख दो। तो यहाँ पे या तो बैंक आ जाएगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगा। क्या दिख रहा है वहां पे? तो 3 जने ढूंढ रहे हो? निपी गिरी थी या कुछ और था? तो यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे? 5 लाख। क्या हो गया? क्या चाहिए तेरे को? एक पॉइंट और यहाँ पे सुन लो। कोई भी सिर्फ मॉडर्न अप्रोच पढ़ के नहीं जाएगा, कोई सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ के नहीं जाएगा।
दोनों अप्रोच अपनी अपनी जगह पे है। अकाउंटिंग आपको करनी है, मॉडर्न अप्रोच सबसे बेस्ट है, ठीक है। बट कुछ कुछ चीजें समझने के लिए आपको ट्रेडिशनल का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे अभी अपन काम करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पी एंड एल के टाइम पे, तो वहाँ पे आपकी ज्यादा इजी पड़ेगी ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंटिंग करनी है कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लेजर से ट्रेडिंग पी एंड एल में जब ट्रांसफर करते हो, पहले जनरल बनाते हो, फिर लेजर करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते हो आप। कुछ अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन किसी को अपन पी एंड एल में डालते हैं, किसी को ट्रेडिंग में डालते हैं, वो होता है क्लासिफिकेशन। और वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, जो भी आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, उनको अपन कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में जाके राइट ऑफ हो जाते हैं। आपका इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं वो सारा होता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट आपका ट्रेडिंग या फिर पी एंड एल में जाके राइट ऑफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरे साल में आपने क्या कमाया और क्या गंवाया या फिर क्या लॉस किया, ये पता चलेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पी एंड एल अकाउंट से। और वो कैसे पता चलेगा? जब सारी इनकम और सारे एक्सपेंडिचर एक जगह पे आ जाएंगे। समझ रहे हो? आपको पूरे साल में क्या कमाया कैसे पता चलेगा? क्या कमाया क्या खर्च किया वैसे तो पता चलेगा। तो सारी इनकम सारे खर्चे एक जगह पे डाल दो। कहाँ पे डाल देंगे? ट्रेडिंग पी एंड एल में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? ठीक है। तो ये करने से क्या हो जाएंगे? ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? आपके पास कोई एसेट थी, ये जो एसेट है, सुन लो इधर, इधर ध्यान दो। तुम सब यहाँ पे आए, तुमने फीस दी, ये नाटा के लिए इनकम है, ट्रेडिंग पी एंड एल में डालेंगे। हमारे को जो फीस दी ट्रेडिंग पी एंड एल में डालेंगे। लाइट का जो बिल दिया सारा मेंटेनेंस हुआ ट्रेडिंग पी एंड एल में डालेंगे। पूरे साल में पता चल जाएगा कितनी फीस आई, कितना दिया, क्या बाकी खर्चे लगे और कितना कमाया। क्लियर है यहाँ पे? अब क्या ये फर्नीचर जो है, आरंभ वन आरंभ टू, 25, 26, 30 और या पहले से चलता हुआ आ रहा है, क्या फर्नीचर चेंज होगा यहाँ पे? क्या ये कुछ लगी हुई चीजें चेंज होगी यहाँ पे? नहीं होगी। तो ये चीजें एडेटिज रहेगी। आप हर साल चेंज होते जाओगे, बच्चे हर साल चेंज होते जाएंगे, हर साल सेल चेंज हो जाएगी, हर साल परचेज चेंज हो जाएगी, हर साल इनकम अलग एक्सपेंडिचर अलग, लेकिन एसेट और लाइबिलिटी आपकी चलती रहेगी। एसेट और लाइबिलिटी चलती रहेगी। तो वो अकाउंट होते हैं रियल और नॉमिनल अकाउंट, रियल और पर्सनल अकाउंट। इन अकाउंट का बैलेंस लगाया जाता है कि साल के शुरू में कितना फर्नीचर था, कितना खरीदा, कितना है। इन सब का बैलेंस लगा के बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि साहब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमने कितना कमाया, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, कितना हमने लोन लिया। तो वो सारा पता चलता बैलेंस शीट से। तो आप सबसे कितना कमाए वो ट्रेडिंग पी एंड एल बताएगा। आपको कमाने के लिए जो रिसोर्सेज लगाए, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है आसपास, ये सारे रिसोर्सेज है, ये सारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये हर सालों साल चलता रहेगा। तो ये सारा पता चलेगा आपको बैलेंस शीट से। तो ये सारे कौन से अकाउंट है? ये सारी एसेट, ये आपका है रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट, आप में से किन्हीं बच्चों की फीस नहीं आई, कुछ बच्चों की फीस अगर नहीं आई तो वो फीस इन फ्यूचर मिलेगी, मिलेगी तो इनके लिए इनकम है ना। वो इनकम तो आपने ट्रेडिंग पी एंड एल में डाल दी, लेकिन जो कंपोनेंट आपका रिसीव नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो 31 मार्च को बताएंगे कि इतने रुपए हमारे यहाँ से आने बाकी है और इतना हमारे पास एसेट अवेलेबल है। तो वो भी आपकी क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। तो पर्सनल और रियल अकाउंट का अपन क्या करेंगे? बैलेंस लगाएंगे एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये चीजें और क्लियरली आपको समझ में आती जाएगी। ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब अपन बैलेंस शीट बना लेंगे, तब मैं आपको वापस ये चीजें रिवाइज कराता रहूंगा साथ साथ में, ठीक है। अब अपन चल रहे थे वापस से इसी एंट्री पे। तो देखो लॉस ऑफ गुड्स, लॉस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल रियल नॉमिनल में से नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाता है?
पी एंड एल में जाएगा। तो क्या मैं लॉस जो आ रहा है अपने यहाँ पे, लॉस ऑफ गुड्स कितना है, 10 लाख रुपीज का, सिर्फ लॉस जाएगा मेरा पी एंड एल में। तो लॉस तो मेरे को 10 लाख का हुआ, लेकिन एक्चुअल में लॉस कितना है मेरा, 5 लाख रुपए का, क्योंकि 5 लाख मुझे मिल गया वापस। तो इसका मतलब मेरा पी एंड एल में कितना जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गई। जब आप अकाउंटिंग करोगे तो मॉडर्न अप्रोच काम आ गई, कहीं चीजों को ट्रांसफर करनी है तो ट्रेडिशनल अप्रोच काम आ गई। चाहो तो एक ही अप्रोच से सारा काम कर सकते हैं, बट दोनों अप्रोच को अपन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आया। एक चीज और देखो, ये परचेज अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, ये है आपका रियल अकाउंट, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट, ये भी है आपका नॉमिनल अकाउंट, ये है आपका रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट। कहने का मतलब एक एंट्री के अंदर सिर्फ नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट आ सकता है। कोई भी एक ट्रांजैक्शन करते हो उसे सिर्फ नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट भी अफेक्ट हो सकता है, नॉमिनल पर्सनल भी हो सकता है, नॉमिनल रियल भी हो सकता है। यानी आपस में तीन में से कोई सा भी अकाउंट अफेक्ट हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ट्रांजैक्शन किया तो कुछ स्पेसिफिक रूल है कि सिर्फ पर्सनल पर्सनल पे इफेक्ट आएगा, नहीं, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कोई सा भी अकाउंट कहीं पे भी आ सकता है। ये देखो मैंने तुम्हें बताया, नॉमिनल रियल भी आ रहा है, नॉमिनल पर्सनल इसमें आया नहीं है। ये देखो ये पर्सनल हो गया ये वाला, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, बताया था मैंने, कोई कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो ये पर्सनल अकाउंट भी आ गया। तो समझ में आ गया कि जब भी आप एंट्री करोगे पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है वहां पे, रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, परचेज नॉमिनल एसेट का अकाउंट है, लेकिन परचेज वापस ट्रेडिंग पी एंड एल में जाएगा ना, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। समझ में आ गया, एक्सपेंडिचर हो गया काइंड ऑफ। क्लियर है सबको, कोई ऐसा है जिसको अभी भी दिक्कत है। तो यहाँ पे अपन एक जनरल एंट्री भी, एक कॉम्प्लेक्स, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अपन ने सिचुएशन क्रिएट करी और उसके हिसाब से अपन ने जनरल एंट्री भी बना के देखी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बना के देखे। ठीक है, अब अपन वापस से मूव करते हैं केस बुक पे। तो केस बुक कौन प्रिपेयर करेगा, बिजनेसमैन। केस बुक यानी अपना बैंक बैलेंस या फिर बैंक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है कि आपका बैंक में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। फिर से बता देता हूं, आपके बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे बैंक बैलेंस आपका अफेक्ट होता हो, जिससे बैंक बैलेंस आपका अफेक्ट होता हो, वो सारे केस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। या फिर केस बुक आपकी बहुत तरीके की रहेगी। तो आपने जो केस बुक पढ़ी होगी, एक्चुअली मैंने वो चैप्टर पढ़ा है नहीं अभी तक और रिवाइज नहीं करवाया है, तो अपन उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, और मुझे उसका एडजेक्ट वो 3 फॉर्मेट याद भी नहीं है, अभी एक बार देखना पड़ेगा। तो अपन बैंक कॉलम की बात करें तो बैंक कॉलम वाले जो केस बुक है उसमें सिर्फ केस के ट्रांजेक्शन बैंक के साथ में जो होते हैं, या तो आपने केस बैंक में जमा करवाया या बैंक से विड्रॉल करवाया, या फिर आपने किसी को पेमेंट किया बैंक के थ्रू, या आपने सेल करी पैसा बैंक में आया, यानी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे बैंक इन्वॉल्व होता हो वो अपना हो जाएगा केस बुक। क्लियर है। तो केस बुक या बैंक अपना क्या एसेट है या लाइबिलिटी है, आपका जो केस बुक है उसमें जो बैलेंस आता है वो किसका बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस का। और बैंक बैलेंस आपका क्या है, एसेट है, और एसेट का बैलेंस कौन सा, तो इसका हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। समझ में आ गया। इसी बैलेंस के बेसिस पे पूरा बीआरएस करेंगे अपन। अब आती है पासबुक, यानी अब देखो इसका मतलब, अगर आपके बिजनेस में बैंक में इंक्रीज होगा तो इसको डेबिट कर देंगे, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया। अभी अपन एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखे, डिपॉजिट टू बैंक, तो इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक को अपन डेबिट कर देंगे, क्लियर है यहाँ पे, और टू कैश अकाउंट कर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत। पासबुक का मतलब हो गया कि आपका जो खाता बैंक अकाउंट में है, तो बैंक आपका बैलेंस या फिर आपका बैंक अकाउंट मैनेज कर रहा है, और उन सारे जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में देता है कि आपके ये रुपए हमारे पास जमा हुए, ये हमने वापस पे किए। जो भी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन होता है उन सब की अकाउंटिंग बैंक भी करेगा, और जब अपने को पूरा अकाउंट अपने को देता है वो पासबुक के फॉर्मेट में देता है। जब भी आप बैंक में जाओगे
तो आपको एक पासबुक देगा। यार इतनी से तो क्लास है। लॉ की क्लास नहीं है। ये देखो इधर। मैंने मेरा बैंक स्टेटमेंट ओपन किया है, ये मेरी पासबुक है। कोई ट्रांजैक्शन नहीं देखेगा। ये इतने से ट्रांजैक्शन दिख रहे वैसे भी। ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो ट्रांजैक्शन हुए वो बैंक ने रिकॉर्ड करके दे दिए कि आपके ये रुपए जमा हुए और ये विड्रॉल हुए। ठीक है। मैं तुम्हें समझाने के हिसाब से समझ रहा हूँ, समझो। इस बैंक स्टेटमेंट में क्या कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये मुझे बैंक से मिला, मैंने बैंक से मांगा कि मेरा बैंक स्टेटमेंट दो, इन्होंने मेरे को स्टेटमेंट दे दिया। तो मैंने स्टेटमेंट देख लिया कि मेरा कुछ ट्रांजैक्शन जा रखा है, कुछ आ रखा है। अब ये स्टेटमेंट जब मैंने मांगा तो बैंक ने दे दिया। कहाँ से दिया? उनके अकाउंटिंग सिस्टम से। तो बैंक ने अपने सिस्टम में अकाउंटिंग कर रखी। और मैंने जब मांगा तो उन्होंने वहां से जनरेट हुआ एक स्टेटमेंट और मेरे पास आ गया। अब पॉइंट, जब बैंक अकाउंटिंग करेगा तो बैंक अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा या आपके हिसाब से करेगा? अपने हिसाब से। आप जो बैंक में पैसा जमा करवाते हो वो बैंक के लिए एसेट या लाइबिलिटी है? कौन कौन कहता है एसेट है? कौन कौन कहता है लाइबिलिटी है? और लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा? अब एक चीज बताता हूँ। अगर पैसा विड्रॉल होता है बैंक से तो एक मैसेज आता है योर अकाउंट डेबिटेड। जबकि डेबिटेड का मतलब तो होता है, मतलब मेरा पैसा बैंक में है और मेरा पैसा अगर खाते से कम हो रहा है, मतलब मेरा पैसा बैंक में है। हम्म। इधर देखो। हो गया टाइम पास। सुन लो थोड़ा सा। मैंने अगर पैसा बैंक में जमा करवाया, मैंने अगर बैंक में पैसा जमा करवाया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, यानी एसेट मेरी डेबिट हो गई। तो बैंक उसकी एंट्री पास करेगा योर अकाउंट क्रेडिटेड। क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए वो लाइबिलिटी है, तो उसके हिसाब से एंट्री करेगा। समझ में आ गया? अगर मेरा कुछ पैसा बैंक से कम होगा तो मेरी एसेट कम होगी। तो क्या होना चाहिए मेरे लिए? मेरे लिए मतलब मेरा बैंक में पैसा कम हो रहा है तो मेरी एसेट कम हो रही है। तो मेरे लिए क्या होगा? भाई मेरा पैसा है बैंक में, वो कम हो गया तो क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्या होगा? मेरा पैसा बैंक में जमा है। बैंक मेरा क्या है? बैंक बैलेंस क्या है मेरे लिए, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। मेरा बैंक में बैलेंस कम होगा तो मैं क्या करूंगा? क्यों करेंगे पता चल गया? क्योंकि बैंक आपका एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहेगा, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन जैसे मेरा पैसा कम होता है बैंक से मेरे पास मैसेज आया योर अकाउंट डेबिटेड। योर अकाउंट ये देखो लिखा हुआ डेबिटेड। इसका मतलब बैंक वालों ने लिखा है कि उनके हिसाब से उनकी लाइबिलिटी कम हो गई। मैंने किसी को पैसा दिया मेरे बैंक अकाउंट से तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं क्या एंट्री करूंगा? मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करूंगा? टू बैंक अकाउंट। सुन लो। मैं जब पेमेंट करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? टू बैंक अकाउंट। क्योंकि मेरा पेमेंट जा चुका है। तो उससे क्या हो गया? मेरी एसेट कम हो गई। लेकिन बैंक वाला जब मेरे बिहाफ पे रुपए देगा तो बैंक वाले के लिए वो क्या थी? लाइबिलिटी थी। उसकी लाइबिलिटी कम हो गई तो वो क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो मेरा यहाँ पे जो अकाउंट रहेगा वो लिखेगा सुनील अकाउंट डेबिट।
बैंक की बता रहा हूँ। तो मेरा अकाउंट उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक में मेरा बैंक नाम से अकाउंट नहीं रहेगा। अगर आपने लेजर करी है तो पता होगा, कोई से भी अकाउंट में खुद का नाम कभी नहीं आता। तो बैंक में बैंक का नाम तो नहीं रहेगा, वहां पे मेरा नाम रहेगा। तो सुनील अकाउंट डेबिट करेगा। और अगर मेरी बुक्स में मैं बात करूं तो मेरे यहाँ पे टू बैंक, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। समझ में आया पॉइंट? तो इसका मतलब क्या समझाना चाह रहे थे हमें यहाँ पे? ये वाली प्रिपेयर करी जाती है भाई, प्रिपेयर्ड बाई बैंक। और इसका क्रेडिट बैलेंस और इसका डेबिट बैलेंस सेम रहेगा। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस केस बुक में कौन सा रहेगा, फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव। तो मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो केस बुक का कौन सा बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल है? मैं अगर बात करूं कि मेरे लिए कौन सा बैलेंस फेवरेबल यानी प्लस है, पॉजिटिव है, वही फेवरेबल होगा। तो अगर केस बुक की बात करूं तो कौन सा बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल है? केस बुक, डेबिट बैलेंस, क्योंकि मेरा बैंक में पैसा बता रहा है। तो ये मेरे लिए हो गया फेवरेबल बैलेंस। समझ में आ गया? अगर बैंक में बात करूं तो बैंक में अगर मुझे जाके देखना है कि मेरा फेवरेबल बैलेंस कितना है, तो क्या दिखाएगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट दिखाएगा, क्योंकि बैंक के हिसाब से वो लाइबिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एसेट है ना। मैं जब बैंक में पासबुक लूंगा और उसमें अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो मेरे लिए वो एसेट है। बैंक ने अपने हिसाब से उसको क्रेडिट लिखा है। बैंक के लिए वो लाइबिलिटी, वो बैंक के हिसाब से, मुझे उससे क्या मतलब? समझ रहे हो? मुझे तो मेरे से मतलब है। और अगर बैंक के खाते में क्रेडिट आ रहा है मतलब मेरे लिए वो डेबिट है। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी आपके लिए फेवरेबल बैलेंस रहेगा। समझ में आ गया पॉइंट? तो आपका यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपका फेवरेबल बैलेंस रहेगा। यहां तक किसी को दिक्कत? बस इन दो चीजों के बीच में ही एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है अपने को, एक रिश्ता बनाना है। उसी रिश्ते के लिए अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये इधर आ गए। यहाँ, अरे आ तो सही। आ रहा है तो तुम भी आओ। तुम मत आओ, कैसा हो तुम आ जाओ। नहीं 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 रुको, अरे वो जैकेट भी लेके आया इसीलिए बुलाया मैंने तेरे को। तुम आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ इधर, आ जल्दी उठ के। तुम आ जाओ, इसको लाओ। अरे ये उतारना इसको वापस यार, पेन। ये पेन, उधर खड़ा हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, उधर जाके खड़ा हो। अरे समझ लो यार। अब यार दोनों ही आ गए, एक जन ही चाहिए मुझे यहाँ पे। हाँ। हम्म। अब देखो जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी समझो, तुम तो यहाँ पे समझ ही रहे हो। अपने यहाँ पे बीआरएस के बारे में बात कर रहे हैं अपन, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उधर चल उधर। एक जना मुझे वो सपोर्ट के लिए चाहिए, कैसे हो तुम आ जाओ। अरे सपोर्ट के लिए चाहिए, करना कुछ नहीं है। अरे कोई आ जाओ यार, एक जना। हम्म। अरे कोई एक जना आ जाओ यार, क्या शर्मा रहे हो, यहाँ कौन सा मतलब तुमसे। कोई नहीं आना चाह रहा? शर्म करो थोड़ी बहुत तो। अरे छोड़ो, वो मेरा दिमाग खराब कर देगा। कैसे हो? कपिल कहाँ है? कपिल तुम आ जाओ। यहीं खड़े रहो। एग्जाम्पल अपना ऐसा है,
अपने को, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इधर इधर, अरे कैमरे में आ रहे हो, ठीक है। ये तो है हीत, और तुम्हारा गुलू गुलू, ठीक है। हितेश को गुलू गुलू बनाना है, हीत को गुलू गुलू बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हीत को गुलू गुलू बनाना है, कैसे बनाएंगे? तुम्हारा जैकेट उतार के दो इसको। तुम्हें उतारना था उसका जैकेट, इसको पहनाना था, इसीलिए बुलाया था। तो अपन ने क्या किया, गुलू गुलू को, सॉरी हीत को गुलू गुलू बनाना है। तो गुलू गुलू बनाने के लिए अपन ने हीत, गुलू गुलू का जैकेट हीत को पहना दिया। यहां तक समझ में आया? अब दोनों में क्या फर्क लग रहा है? जैकेट का फर्क लग रहा है, वो तो पूरा हो गया। बैटरी का फर्क लग रहा है, सॉरी चश्मे का फर्क लग रहा है। अरे मेरे भी लगा हुआ है यार, तो ये भी उसको दे दो उतार के। अरे यार वो लगा लो, तुम किसी और का दे दो जिसका नंबर का नहीं है। कुछ चीजें समझ में ही, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ लगा लो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक अपनी केस बुक है, एक अपनी पासबुक है, ठीक है। लेकिन केस बुक और पासबुक के बीच में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो केस बुक में रिकॉर्ड होना रह जाते हैं कभी, और कभी पासबुक में रिकॉर्ड होना रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तनिष्क, क्यों अपनी इज्जत उतराने पे लगा तू? सुनो, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, क्या आप केस बुक में रिकॉर्ड कर लोगे उसको? आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं अगर मेरी बात करूं या जिसका भी बैंक अकाउंट है, आपको कब बैंक इंटरेस्ट देता है आपको पता ही नहीं चलता। कई बार बैंक आपके चार्जेस डिडक्ट कर लेता, आपको पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो? ये दोनों ही आरंभ के बच्चे हैं, लेकिन दोनों के अंदर ही कुछ कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ कुछ नहीं है। दोनों लगभग सेम एज ग्रुप के, सेम दिखते करते हैं। एक गुलू दिखता है, एक टुल्लू टुल्लू दिखता है, ठीक है। दोनों के स्पेक्स अलग अलग है, यानी कुछ ट्रांजेक्शन केस बुक में रिकॉर्ड हो गए, कुछ पासबुक में हो गए, और कुछ केस बुक में नहीं होके पासबुक में हो गए, कुछ पासबुक में नहीं होके केस बुक में हो गए। दूसरा एग्जांपल, मैंने एक चेक इश्यू किया, किसको? केशव को। मैंने केशव को चेक इश्यू किया, मैंने मेरी केस बुक में एंट्री कर दी कि चेक इश्यूड, तो क्या हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अगर मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन केशव ने वो चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, इसके पास कुछ काम आ गया, करवा चौथ थी, घर चला गया, राजस्थान चला गया, अब ये चेक प्रेजेंट नहीं कर पाया, और साल खत्म हो गया। साल खत्म हो गया, मेरे हिसाब से केस बुक में बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए माइनस में। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने केशव को चेक इश्यू किया, और जब चेक इश्यू किया तो मैंने एंट्री करी होगी केशव अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट, या सॉरी बैंक अकाउंट। क्लियर है? यहां तक पॉइंट समझ में आया? बट एक्चुअल में मेरी केस बुक तो क्या बताएगी कि बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक में बैलेंस उतना है ही नहीं। तो इसके लिए फिर क्या करूंगा मैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। समझ में आया क्या बना, क्यों बनाते बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज नहीं थी, तो वह अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ये आके क्या करेगा, इसके स्पेक्स नहीं है, इसको स्पेक्स नया लगवा दिया, इसके रेड टी शर्ट नहीं, इसको टी शर्ट भी पहना दी, इसके पास जैकेट है, उसके पास नहीं, उसको भी एक जैकेट पहना देगा। यानी दोनों को बराबर करना, यानी आपकी केसबुक और पासबुक का बैलेंस कुछ कुछ ट्रांजेक्शन की वजह से सेम नहीं रहेगा, तो उनको इक्वल करना। समझ में आया पॉइंट? इनकी यूनिफॉर्म सेम नहीं है, तो अपन इनको इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, इनको सेम कलर की ड्रेस पहना देंगे। इसके एक के स्पेक्स लगाए, एक के नहीं लगाए, दूसरे को भी पहना देंगे।
जे किट एक के पास है एक के पास नहीं है, तो या तो किसी एक की हटा देंगे या किसी एक को पहना देंगे। पॉइंट समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं? सेम ऐसा ही ट्रांजेक्शन अपने बैंक ट्रांजेक्शन में होंगे। कुछ ट्रांजेक्शन बैंक में रिकॉर्ड है, कुछ अपने केस में। जाओ भाई, मैंने 3 बार इशारा कर दिया। यस, पॉइंट समझ में आया आपको? अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? किसी को दिक्कत? फिर से सुन लो, लास्ट कंक्लूजन इसका क्या है। आप कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन करोगे जिसका इफेक्ट आपकी केस बुक में तो आ जाएगा लेकिन पासबुक में नहीं आएगा। या फिर जब आप ईयर एंड पे जाओगे तो आप देखोगे पासबुक में बैलेंस कुछ और आ रहा है, केस बुक में बैलेंस कुछ और आ रहा है। आने के पीछे वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि साल के बीच में कभी बैंक ने आपको ब्याज दे दिया, कभी एटीएम चार्जेस काट लिया, कभी एनुअल चार्जेस काट लिए, और ये चीज आपको पता नहीं होती। दूसरा केस, मैंने चेक इश्यू तो कर दिया लेकिन केशव करवा चौथ की वजह से चेक प्रेजेंट नहीं कर पाया, कुछ काम हो गया, तो मेरी केस बुक तो बता रही कि मेरा बैंक बैलेंस कम है, बट एक्चुअल में बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। समझे मेरी बात? तो इस केस के अंदर अपने को क्या करना है, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। वो बताएगा कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है। उस डिफरेंस को इक्वल करके दोनों का बैलेंस मैच कर देगा। इसमें आंसर कैसे मिलेगा? 31 मार्च को अपने पास केस बुक है, अपने पास पासबुक है, ठीक है। इसका बैलेंस आ रहा है अपने पास 3 लाख, इसका आ रहा है 3.20 लाख। समझ में आ गया? अब ये तो बैलेंस मेरे पास, इनको तो मैं छेड़ नहीं सकता, तो मैं क्या बनाऊंगा, बीआरएस बनाऊंगा। बीआरएस में मान लो मैंने स्टार्ट किया केस बुक से 3 लाख का बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अब मुझे पता चला कि मैंने वही सेम केशव वाला ट्रांजेक्शन, कि मैंने केशव को चेक इश्यू कर दिया 10,000 का। केशव को मैंने चेक इश्यू कर दिया 10,000 का। ये उज्जी कौन है भाई? नाम क्या है तुम्हारा? उज्जी कौन है ये? UJJ के कौन है ये? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपने मतलब मैंने जब इसको चेक दिया तो मैंने एंट्री कर दी कि केशव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया। बट क्या एक्चुअल में मेरा बैंक में चेक रिप्रेजेंट हो गया है क्या? नहीं हुआ, तो मेरा बैंक बढ़ा हुआ है, तो मुझे बैंक के बराबर जाना है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 10,000 रुपीज। समझ में आया? और ट्रांजेक्शन लेते हैं ना अभी। बैंक ने मुझे ब्याज दिया, इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया 5,000 का, ठीक है। बैंक ने प्रोवाइड कराया तो बैंक बढ़ गया मेरा, लेकिन केस बुक में मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस बराबर करना है, तो बीआरएस में क्या कर दूंगा मैं, 5,000 प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, प्लस कर दूंगा 5,000। एक ट्रांजेक्शन और अपन ले लेते हैं। 15,000 ही करते हैं यार ट्रांजेक्शन, अभी कुछ आ नहीं रहा दिमाग में। अपन ये अमाउंट 15,000 ले रहे, ठीक है। तो आपका बैलेंस कितना हो गया? ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। आपने स्टार्ट कहां से किया था? डेबिट बैलेंस। तो कहने का मतलब आपको किसी एक बुक का बैलेंस लेना है और दूसरी बुक के बैलेंस के बराबर लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे रहेंगे, उनके हिसाब से जाओगे। कहीं पे प्लस करना है, कहीं पे माइनस करना है। आज की क्लास में किसी को कुछ दिक्कत? कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो?
आज अपना एक चैप्टर और खत्म हो गया, तो 4 खत्म हो गए, 5th अपना चल रहा है। कल संडे है। चलो ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला काम कंप्लीट चाहिए मंडे को सबका। और वो 5:30 बजे वाले सब ध्यान देना। यार अभी तो 8 मिनट और बचे तुम्हारी क्लास के। वो एक ही अकाउंटिंग टर्म्स वाले का। हम्म। करता हूँ हाँ। सेकंड। अरे यार बहुत अलग अलग क्लास रहती है, टाइम ही नहीं मिलता बनाने का।